हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का अभिव्यक्ति आईएएस लर्निंग ऐप पर। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। 3 इंडिया के सबसे बेहतरीन न्यूज़पेपर फॉर सिविल सर्विसेज और फॉर अच्छी इंफॉर्मेशन सभी आप ले सकते हैं। द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू का ही एक न्यूज़पेपर होता है बिजनेस लाइन। आज है तारीख 6। आज क्या क्या टॉपिक हैं जिन पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो आज इंडियन एक्सप्रेस का मैंने लिया है। ये टॉपिक मैंने कल भी लिया था, लेकिन इस टॉपिक को कल मैंने मेरे प्यारे बच्चों डिस्कस नहीं किया था। जरा इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। डिस्कस नहीं किया था मैंने। ईरान वॉरशिप, ईरान की एक वॉरशिप थी, यानी युद्धपोत था, जो इंडिया में आया था एक नेवल एक्सरसाइज में, एक नौसेना के युद्धाभ्यास में, और उसको यूएस ने डुबो दिया है श्रीलंका के तट के पास। यानी यूएस ने श्रीलंका के तट पर ईरान का युद्धपोत डुबोया, जो भारत से लौट रहा था। लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, हियर इज वाई, जानिए क्यों। फिर आप देख सकते हैं वही बार बार रिपीट हो रहा, कल भी कई बार आया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक मैंने डिस्कस करने का फैसला क्यों लिया? कल मैंने ऑलमोस्ट इसको स्किप कर दिया था, लेकिन मैंने कुछ सोशल मीडिया, क्योंकि मैं ऑनलाइन ही हूं, तो सोशल मीडिया पर कुछ डिस्कशन मैंने सुने हैं, और ठीक ठीक लोगों के डिस्कशन सुने। आपने भी सुने होंगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपने सुना है। न्यूज चैनल हो या सामान्य सोशल मीडिया, मतलब मैं सबकी बात कर रहा हूं, जो ठीक ठीक लोग होते हैं, जिसमें इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं और न्यूज चैनल्स भी होते हैं। तो उसमें एक चर्चा आ रही है कि क्योंकि ईरान का जो वॉरशिप था वो इंडिया आया था, इसलिए इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ऐसा ना हो पाए और वो सही सलामत ईरान तक पहुंच जाए। हालांकि उन लोगों ने भी बड़े तर्क के साथ कहा कि हालांकि वो इंडिया की टेरिटरी में नहीं हुआ है, उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक भी नहीं हुआ है, उसके काफी बाहर हुआ है, फिर भी भारत का इंपैक्ट दिखना चाहिए था, फिर भी भारत का इंपैक्ट दिखना चाहिए था। मेरे प्यारे बच्चों, फिर मुझे लगा कि यार अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट भी इस टाइप की चीजों में आ गए तब तो फिर एक बड़ी समस्या हो जाएगी। तो आज इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगा कि सोशल मीडिया पर ऐसे मामलों में जो फैक्ट्स होते हैं और जो इमोशन होते हैं वो दोनों मिल जाते हैं। नोट करिएगा, ऐसे मामलों में फैक्ट्स और इमोशन दोनों मिल जाते हैं। भावनात्मक जो प्रतिक्रिया है ना, इमोशनल जो रिएक्शन है, वो फैक्ट के साथ मिल जाता है और चीजों को खराब कर देता है। इसलिए इस विषय पर मैं लीगल यानी कानूनी, मैरीटाइम रूल्स यानी समुद्री नियम, और रियल सिचुएशन वास्तविक परिस्थिति, इन तीनों को समझा करके आपको दूंगा। इनफैक्ट इंटरव्यू जो अभी यूपी वगैरह के चल रहे हैं उसमें इससे कुछ मदद मिल जाए। और ये जो कम से कम जो सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनकी अपनी एक डिस्कशन की शैली है, बड़ी अच्छी है, वो उस पर कोई प्रश्न नहीं, वहां पर भी आप अपने आप को रेशनल तरीके से देख सकें। चूंकि हम यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, एक भी फैक्ट और इमोशनल रिएक्शन हमने किया, मिलाया फैक्ट को इमोशनल रिएक्शन से, तो रिजल्ट आपके सामने खराब होने लगेगा। तो शायद अगर आप लोगों ने ऐसा डिस्कस सुना हो तो एक छोटी सी चर्चा इस पे करूंगा, इन दोनों टॉपिक्स पर। और कोई सिलेबस नहीं, कोई कुछ भी नहीं। कल भी बताया था आईआर, उसके बाद जो है इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल इथिक्स, ए से प्रीलिम्स। तो ईरान वाला मुद्दा जो भी आता रहे, बस उसको आप देखते जाइए, केवल हेडिंग देखिए, और ऐसे कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी उसको मैं डिस्कस करता चलूं। फिर इसके बाद आज थोड़ा सा पता नहीं क्यों ऐसा मेरे मन में आया, मुझे कुछ नहीं पता है, ये टॉपिक आ रहा था प्रेसिडेंट की वॉर पावर, अमेरिका के राष्ट्रपति की युद्ध की शक्तियां क्या वो कहीं पर भी युद्ध छेड़ सकता है, किसी के भी राष्ट्रपति को उठा सकता है? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति है? देखिए, आपने सब कुछ पढ़ा होगा। आपने ये पढ़ा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, मिस्टर माडुरो को, गवर्नमेंट यानी रिजीम चेंज कर दी। मिडिल ईस्ट में भी उसने अब ईरान पर भी वही किया, और इसके पहले भी वो इराक हो, लीबिया हो, हर जगह ऐसा करता है। लेकिन कहीं पर ये डिस्कशन आपने नहीं सुना होगा कि एक्चुअल में क्या ये प्रेसिडेंट की पावर है या उस पावर को मिसयूज कर रहा है। तो आज हम देखेंगे यूएस के प्रेसिडेंट की वॉर पावर क्या होती है और उसको समझेंगे, जिससे आप
इस प्रकार के विषय जो इसमें संपूर्ण विश्व में चर्चा में, उस पर एक अच्छी समझ बना सकते हैं। और इंटरनेशनल इथिक्स के लिए ये टॉपिक, ये इंटरनेशनल इथिक्स के लिए आप इसकी इंपॉर्टेंस को भी समझ सकें। ऐसे और प्रीलिम्स, इन विषयों पर भी चर्चा करेंगे। फिर हम प्रीलिम्स के लिए देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों थोरियम, क्योंकि हमारे पास यूरेनियम की बहुत कमी है, तो थोरियम हमारे पास अवेलेबल है। तो कैसे हम थोरियम के साथ हमारे जो न्यूक्लियर एस्पिरेशंस हैं, जो हमारी नाभिकीय महत्वाकांक्षा है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। और उससे जुड़े जो भी प्रीलिम्स के, तो बहुत बढ़िया कलेक्शन, बहुत बहुत बढ़िया कलेक्शन, मजा आने वाला आपको। फिर इसके बाद प्रीलिम्स के लिए एक चर्चा थी, एक बम होता है ग्रेविटी बम, जो अब यूएस ईरान पर डालने जा रहा है। क्या होते हैं यह ग्रेविटी बम? ये भी प्रीलिम्स के लिए है मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद एक मेंस के लिए जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3, 4 सभी के लिए है। जीएस पेपर 1 यहां जरूर लिख लीजिएगा बाय मिस। जीएस पेपर 1 यानी पॉपुलेशन एंड रिलेटेड इश्यू। फिर इंडियन पॉलिटिक्स जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, एथिक्स, ऐसे प्रीलिम सभी के लिए है। आंध्र प्रदेश ने इंट्रोड्यूस कर दिया है इंसेंटिव, जैसे पीएलआई स्कीम होती है ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, वैसे ही बच्चा पैदा करो इंसेंटिव स्कीम स्टार्ट हो गई। क्या करो? 3 बच्चे पैदा करो इंसेंटिव स्कीम। उसको मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, ऐसा मत लिखिएगा कि 3 बच्चा पैदा करो इंसेंटिव स्कीम, ठीक है ना, मतलब पीएलआई। तो यही है, आंध्र प्रदेश सरकार ने एक ड्राफ्ट जारी किया है, अब वो कानून बन जाएगा। 3 बच्चा पैदा करने वाले परिवारों को इंसेंटिव दिया जाएगा। आपको अच्छे से पता है, कल भी हम लोगों ने इंडिया में जो डेमोग्राफिक कंडीशन है उसके ऊपर एक डिस्कशन किया था, जिसमें हमने चर्चा किया था कि इंडिया में जो बर्थ रेट है वो रिप्लेसमेंट लेवल, प्रतिस्थापन दर के नीचे आ गई। प्रतिस्थापन यानी अगली पीढ़ी को आप कितना दे के जाएं जिससे कि जनसंख्या का संतुलन बना रहे, तो वो 2.1 से घट करके होना चाहिए, आदर्श में 2.1 घट करके 2.0 हो गया है पूरे नेशनल एवरेज पे। और अगर साउदर्न स्टेट का देखेंगे तो वहां काफी कम है, और आंध्र प्रदेश का भी लगभग 1.4 या 5 के आसपास है, तो वहां भी बहुत कम है। यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड की उनकी कंडीशन धीरे धीरे श्रिंक कर रही है, उसी को मजबूत बनाने के लिए एक्शन उठाएगा। देखिए यही है। अब क्या यही पॉलिसी साउथ के और स्टेट नहीं उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, ठीक है। तो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे प्रीलिम्स के लिए इसको पढ़ेंगे। अच्छा टॉपिक है ये। हालांकि मूल बात मैंने आपको कही दी है, ठीक है। फिर इसके बाद प्रीलिम्स के लिए मेरे प्यारे बच्चों एक सेंचुरी का जिक्र है कर्नाटका की, उसका नाम बड़ा कठिन है, मुझसे भी नहीं लिया जा रहा, तो वो सेंचुरी चर्चा में हाईकोर्ट का कुछ डिसीजन है, तो इसलिए मैंने कहा भैया दे दो, यूपीएससी खुफिया टाइप की जो है सेंचुरी वगैरह पूछ लेता है। तो कुल मिलाकर के आज की आपकी चर्चा का विषय है, जिसमें सबसे पहले यूएस ने श्रीलंका के तट पर ईरान का युद्धपोत डुबोया जो भारत से लौट रहा था। जानिए क्यों। श्रीलंका के पास ईरान का जंगी जहाज डूबा या नौसैनिक अभ्यास भारत में करने आया था? आप देख सकते हैं हाल ही में IRIS डेना इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए यह नाम भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। IRIS डेना नामक ईरान की नौसेना का युद्धपोत श्रीलंका के साउथ वेस्ट कोस्ट के पास डूब गया। रिपोर्टों के अनुसार इस जहाज पर यूनाइटेड स्टेट नेवी की एक तेज हमला करने वाली पनडुब्बी द्वारा टारपीडो हमला किया गया, यानी इसको डुबो दिया गया। यह युद्धपोत कुछ दिन पहले इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 और एक्सरसाइज मिलान 2026 जो भारत के साथ ईरान करता है में भाग लेकर भारत से वापस जा रहा था। यानी भारत में ये एक्सरसाइज करने आया था और भारत से ये बाहर जा रहा था, और फिर इसको डुबो दिया गया मेरे प्यारे। इस कारण ये घटना हिंद महासागर क्षेत्र यानी इंडियन ओशन रीजन में नेवल डिप्लोमेसी नंबर 1, इंडिया की मैरीटाइम रोल, समुद्री भूमिका और महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में महत्वपूर्ण बन गई, और इस पर खूब सारी चर्चा शुरू हो गई। और उसी चर्चा में मेरे प्यारे बच्चों जो है एक चर्चा आपके सामने जो मैंने रखी सोशल मीडिया पर, कि भाई जिसमें न्यूज चैनल्स भी शामिल है, कि भारत को बचा लेना चाहिए था, वो भारत के पास आया था। ध्यान से समझिएगा, सिलेबस आपके सामने है। जीएस पेपर 2 IR, भारत के हितों पर अमेरिका की नीति का इंपैक्ट। सोशल मीडिया वालों के हिसाब से तो भाई बचाना था, लेकिन अमेरिका के प्रेशर के आगे हम कुछ नहीं कर पाए।
द्विपक्षीय यानी हम जो ईरान के साथ हमारा जो संबंध है या सीमावर्ती क्षेत्रों में जो सुरक्षा का संबंध है, बहुत सारी चीजें यहां पर कनेक्ट हो रही। तो मुद्दा क्या है और अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता क्या यह अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के अनुकूल है या नहीं है? यूनिट नंबर 6 एथिक्स, इस प्रकार का घटनाक्रम। तो बहुत सारी चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों, और यूपीएससी पूछता भी है कि समुद्री सुरक्षा क्यों इंपॉर्टेंट है, मैरीटाइम सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं 2025 में पूछा, 2022 में पूछा, ये सारे प्रश्न भी आपसे पूछ रहा है। अभी इसको भी इस टॉपिक से मैं जोड़ूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद एथिक्स में आपसे पूछा कि भाई शांति पर केवल बात मत करो, उस पर विश्वास करो और एक्ट करो। बट यहां पर तो शांति के बजाय अशांति ही फैलती चली जा रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के अनुकूल नहीं है। फिर रशिया यूक्रेन वॉर, अब ईरान उस पर पूछा गया, अब ईरान इजराइल और यूएस के वॉर के बारे में पूछा जाएगा। वही सारे प्रश्न, शक्ति की इच्छा विद्यमान है, द विल टू पावर एग्जिस्ट, ठीक है, शांति, शक्ति, सुरक्षा, ये सब। तो ये सारे प्रश्न एथिक्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये विषय चर्चा में आया और मैंने प्लान किया कि इस पर आपको एक बेहतर डिस्कशन दे दूं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इस पर आ रहा है कि भारत को बचाना चाहिए था। तो आपको भी पता होना चाहिए कि भाई भारत बचा सकता था या भारत ने ना बचा करके बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ऐसा आपके सामने मुद्दा आ सकता है ना। भारत ने बड़ा अपराध कर दिया, भारत की चलती नहीं, अमेरिका ने दबा के रख दिया। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा कि अमेरिका ऐसा कह देता है, अमेरिका वैसा कह देता है। मैं मेरे प्यारे बच्चों, कब से अमेरिका ऐसा नहीं कह रहा है? एक सिंपल सा आप सोचिए कि अमेरिका कब ऐसा नहीं कह रहा? ताकतवर मुल्क है यार, वो सबको कह रहा है। तो क्या जरूरी है कि अगर एक सांड, गांव में एक बुल सांड खतरनाक, और सबको टक्कर मारता चले, तो क्या जरूरी है कि आप उसके सामने जबकि टक्कर नहीं ले सकते जाकर के खड़े हो जाएंगे कि मैं तुमसे नहीं डरता हूं? अरे भाई साइड से अपना काम करिए, निकलिए, अपने आप को मजबूत बनाइए। 1980s के डिकेड की शुरुआत तक तो चाइना में वर्ल्ड, इनफैक्ट 90s तक चाइना ने वर्ल्ड अफेयर्स के मामले में बोलना ही बंद कर दिया, कुछ बोलता ही नहीं था। करो तुमको जो करना है, बोलता था 90s तक बोलता था। बताओ मुझे, वो तो 21st सेंचुरी से उसने बोलना स्टार्ट किया, जब इकोनॉमिक पावर बन गया, सारी टेक्नोलॉजी हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, ग्लोबल सप्लाई चेन हो, सब पर बैठ गया, और फिर उसके बाद उसने बोलना स्टार्ट किया। तो जैसे लोगों की अपेक्षा क्या होती है सोशल मीडिया पर कि बस अटैक कर दो तुरंत। अब अमेरिका ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे वो कह रहा रशिया से तेल नहीं लेंगे हम, ऑब्वियस है वो कहता है, हमें मैनेज करना पड़ेगा रशिया को भी, उसको भी, क्योंकि हम रशिया को भी इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हम यूएस को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम बहुत सी चीजों में उनके ऊपर डिपेंड। हमारी पूरी टेक्नोलॉजी अमेरिका से चल रही, पूरी टेक्नोलॉजी हमारी केवल और केवल अमेरिका से चल रही है, डिफेंस हमारा रशिया से चल रहा है, और अब फ्रांस की तरफ भी हमने डाइवर्सिफाई किया। तो इस वजह से इस विषय पर एक चर्चा आपसे बनती है। और इस क्रम में मेरे प्यारे बच्चों, जो सबसे पहली चीज आपको समझने की आवश्यकता है वो है कि जो IRIS डेना था, भारत के किसी भी सॉवरेन क्षेत्र में नहीं डूबी है। पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, यानी भारत के संप्रभु समुद्री क्षेत्र में सॉवरेन जो वाटर्स है उसमें नहीं डूबी है। तो पहली चीज तो आपको ये अपने दिमाग में रखना। यह घटना कहां घटी? जैसा आपने न्यूज में देखा, यह घटना श्रीलंका के साउथ वेस्ट कोस्ट पर हुई है कि नहीं हुई? आप मुझे बताएं, कहां हुई यह घटना? श्रीलंका के साउथ वेस्ट कोस्ट पर हुई है मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिण पश्चिमी तट पर हुई है, जो भारत की नंबर 1 टेरिटोरियल वाटर्स या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का हिस्सा नहीं है। तो क्या श्रीलंका का यह हिस्सा मेरे प्यारे बच्चों किसी भी प्रकार से भारत के साथ कनेक्ट होता है? ये साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका आप कहेंगे नहीं। इसलिए अगर कोई कहता है कि ये भारत की सिक्योरिटी फेल्योर है, भारत की सुरक्षा की विफलता है, तो हम फैक्चुअली, तथ्यात्मक रूप से वह गलत है, फैक्चुअली वो गलत होगा। तो इसका मतलब है कि भारत की सुरक्षा विफलता, इसे हम नहीं कह सकते। इसलिए मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर क्या होता है
कि फैक्ट को इमोशनल रिएक्शन के साथ जोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि लोग इमोशनली ही कनेक्ट होते हैं, क्योंकि आपके रिश्तेदार, नातेदार या आपको ऐसा कोई बहुत डीप जानने वाले तो है नहीं, एक बार उनको देखा अच्छा लगा, हाँ भाई चलो लाइक कर दो। तो आई थिंक कि पहला पॉइंट हो गया कि भारत के किसी सॉवरेन वाटर क्षेत्र में वो नहीं डूबा। ठीक है, दूसरा आता है कि मिलिट्री प्रैक्टिस के लिए आप हिंदुस्तान में आए। जब तक हिंदुस्तान के जोन में है, उसके सीमावर्ती क्षेत्र में है, टेरिटोरियल एरिया में है, उसके सॉवरेन वाटर्स में है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक, तब तक आपकी सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन मिलिट्री प्रैक्टिस में आप आए हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आपको सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। यानी सैन्य अभ्यास में भाग लेने का मतलब सुरक्षा गारंटी नहीं होता। तो भारत ने ये जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 और मिलन एक्सरसाइज आयोजित की थी, ये जो प्रैक्टिस होते हैं, अभ्यास होते हैं, केवल सहयोग यानी कोऑपरेशन और ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? सहयोग और प्रशिक्षण के मंच होते हैं। इनमें भाग लेने वाले देशों के जो जहाज होते हैं, वो जब अभ्यास होता है उस समय भी अपनी अपनी नेशनल कमांड में रहते हैं। वो ईरान की नेशनल कमांड में था, हमारी कमांड में नहीं। भारत उनकी परमानेंट सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। दूसरा फैक्ट हमें यह याद रखना। अब अपनी बात को और जस्टिफाई करने के लिए यूएन क्लॉज यानी जो इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून है, वो क्या कहता है कि समुद्र में, यूएन क्लॉज कहता है कि समुद्र में हर एक शिप अपने देश की सॉवरेन एसेट होता है। सॉवरेन एसेट है वो उनका। उस जहाज की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी उसी देश की होती है, जब तक वह किसी दूसरे देश के टेरिटोरियल वाटर्स, यानी टेरिटोरियल वाटर्स कितना होता है? भारत की सीमा से 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील तक। तो अगर वो 12 नॉटिकल मील से बाहर है तो वह उसी देश की जिम्मेदारी है, ऐसा यूएन क्लॉज कहता है। आई होप आप समझ गए। अब अगला पॉइंट होता है कि ये जो घटना हुई वो भारत के कंट्रोल रीजन में नहीं है, भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में नहीं हुई है। यदि घटना भारत के टेरिटोरियल वाटर्स यानी 12 नॉटिकल माइल वाले क्षेत्र में होती या भारत के नेवल प्रोटेक्शन कॉरिडोर में होती तो भारत पर सुरक्षा की दृष्टि से प्रश्न उठाया जा सकता था। लेकिन यह घटना भारत से दूर इंटरनेशनल मैरीटाइम रीजन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र के पास हुई और किसी भी नावल एक्सरसाइज के बाद यानी नौसैनिक अभ्यास के बाद जब शिप लौटते हैं तो वो फ्रीली, वो स्वतंत्र होकर के लौटते हैं। भारत या कोई भी स्पॉन्सर्ड कंट्री, आयोजक देश, उन्हें एस्कॉर्ट करके घर तक नहीं छोड़ने जाते। एस्कॉर्ट मतलब क्या? अगल बगल भारतीय नौसेना के वॉरशिप खड़े हो। यह पूरी दुनिया में एक जनरल प्रोटोकॉल होता है। तो यह घटना भारत के समुद्री क्षेत्र में नहीं हुई। अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यासों में भाग लेने वाले जहाज अपने नेशनल कंट्रोल में रहते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके अपने देश की होती है। इसलिए इसे भारत की सुरक्षा विफलता कहना फैक्चुअली गलत है। और यही मैं आपसे कहना चाहता था, बस इतना ही आपको बताना चाहता था। बाकी ठीक है, इस पर तो अपन रोज ही कुछ न कुछ चर्चा कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत ने किसी भी प्रकार से नैतिकता वगैरह का उल्लंघन नहीं किया। बाकी ये सारी चीजें यहाँ प्रीलिम्स, मिलन क्या, हिंद महासागर क्षेत्र का सबसे बड़ा बहुपक्षीय, बहुत सारे देश इसमें शामिल होते हैं, तो ये सारी चीजें हैं, आप इनको पढ़ लेंगे। और एक क्वेश्चन भी है, हिंद महासागर इंडियन ओशन में भारत अपनी नेवल डिप्लोमेसी को लगातार मजबूत कर रहा है। इस संदर्भ में एक्सरसाइज मिलन और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, क्योंकि जो चर्चा में होता है ना उसके पूछने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, तो ये मैंने आपको करा दिया है। इसका आंसर भी दे दिया, इसकी धुआंधार प्रैक्टिस आप कर लेंगे। अब आता है राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियां, अमेरिका को युद्ध में कौन ले जा सकता है? अमेरिका का संविधान क्या कहता है? ये बड़ा एक बढ़िया सा टॉपिक है, ठीक है ना। एक बार आप लोग इस न्यूज का आनंद उठाइए, इसको पढ़िए और जरा
समझिए कि मैं जो पूछना चाहता हूं, आप सबको जो बताना चाहता हूं, कितना लॉजिकल है। क्योंकि इस प्रकार की चीजें, युद्ध तो कर रहा है लेकिन किसी को यह नहीं पता होता क्या इसके पास पावर है। हो गया बेटा? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। तो अब हमको और आपको समझना है कि अमेरिका में युद्ध का निर्णय कौन करता है। बस सिंपल, हम ये पढ़ने जा रहे हैं अमेरिका में युद्ध का निर्णय कौन करता है। सीनेट करती है, यानी वहां की पार्लियामेंट, या राष्ट्रपति करते हैं, या दोनों मिलकर करते हैं। समय समय पर इसमें क्या कुछ परिवर्तन हुआ, वो सारी चीजें आप यहां पर अब मेरे साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चे? तो यही विषय है, और ऑब्वियस इसको केवल इथिक्स के लिए है, आपको ये समझाना। लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, कंसाइंस, ये सब भी एथिकल गाइडेंस के एक सोर्स के रूप में काम करते हैं। लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, तो क्या इनके लॉ, रूल्स, रेगुलेशन इस प्रकार के वार को सपोर्ट करते हैं? अगर करते हैं तो ऑब्वियस है, फिर वो लोग जो भी एक्शन कर रहे हैं वो नैतिक है उनके हिसाब से, नहीं तो अनैतिक है। तो ये सारी बातें हैं। और वॉर और पीस को लेकर के आप देख सकते हैं जीएस पेपर 4 में आपसे प्रश्न हमेशा पूछे जा रहे हैं। वही सारे प्रश्न जो पिछले टॉपिक में थे यहां भी आ रहे हैं। ठीक है ना? तो इसलिए इन विषयों को आप पढ़े रहेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा 2026 का मेंस लिखने में। ठीक है? यानी सिंपल है कि अमेरिका में युद्ध का निर्णय आखिर कौन लेता है। द क्वेश्चन ऑफ हु हैज द अथॉरिटी टू टेक द यूनाइटेड स्टेट्स टू वॉर हैज लॉन्ग बीन डिबेटेड इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स। क्या अमेरिका का राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप अकेले युद्ध छेड़ सकता है? एक, या अमेरिकी संसद यानी यूएस कांग्रेस के पास इसकी पावर होती है? दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। अब आप कहेंगे सर ये चर्चा में क्यों है, क्यों आप पढ़ा रहे हैं? अमूमन इस प्रकार की चीजें आप स्किप करते हैं। तो इसको मैं केवल इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि सबको पता है कि यूएस ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया, लेकिन राष्ट्रपति ने लॉन्च किया, क्या उनके पास उसकी पावर है? नहीं है तो किसके पास है? इस प्रकार की चीजें हर एक एस्पिरेंट को समझनी चाहिए। यानी हाल में यूनाइटेड नेशन ने, मतलब यूनाइटेड नेशन को दरकिनार करते हुए यूएस ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की, और यह कार्रवाई, यह एक्शन शुरू हुआ डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो इसके बाद अमेरिका में यह बहस शुरू होगी, क्या राष्ट्रपति के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है इस प्रकार के एक्शन की, यानी क्या संविधान उनको इस प्रकार की ताकत देता है? अब अगर इस डिबेट को हमें समझना तो हमें कई एंगल से इस विषय पर चर्चा करनी होगी, और मैंने वो सारे एंगल यहां पर आपको दिए हुए हैं। एक एक चीज आप डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन ऑफ वार पावर्स, यानी अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया जा रहा था उस समय उसके फाउंडिंग फादर्स ने एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल या महत्वपूर्ण सिद्धांत अपनाया, और उसका नाम है सेपरेशन ऑफ पावर। यही मैं आपको डिस्कस करना चाहता। सेपरेशन यानी लेजिस्लेटिव यूनिट, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, तीनों की अपनी पावर और तीनों अपने अपने क्षेत्र में फ्री हैं काम करने के लिए। तो अमेरिका ने इसी को अपनाया, सेपरेशन ऑफ पावर। इसका अर्थ होता है कि सरकार की शक्तियां, जो मैंने आपको बताया, अलग अलग संस्थाओं में बांटी जाएं ताकि कोई भी संस्था अत्यधिक शक्तिशाली ना बने। यानी यही तीन संस्थाएं जो अक्सर मैं आपसे जिक्र करता हूं, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। और सेपरेशन ऑफ पावर ये किसने दिया? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने, या उनके कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फादर्स ने। क्लियर है? और ये जो सेपरेशन ऑफ पावर आया कहां से? ये फ्रांस के रेवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा थिंकर था, फिलोसोफर था, जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने ही फ्रांस में जो राजा का शासन था उसके अगेंस्ट जनता को अवेयर किया, जागरूक किया कि भैया एक ही राजा में सारी शक्तियां क्यों? यानी राजा पहले कैसे होते थे?
राजा ही न्यायाधीश होते थे, राजा ही कानून बनाने वाले होते थे, राजा ही कानून को लागू करने वाले होते थे। तो फ्रांस में इसके अगेंस्ट रेवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुई। तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा भैया सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, लोगों को समझ में आए। वही सेपरेशन ऑफ पावर मेरे प्यारे बच्चों अमेरिका के संविधान में और इंडिया के भी संविधान में। और सेपरेशन ऑफ पावर सुप्रीम कोर्ट ने भारत में बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से डिक्लेयर भी किया हुआ। तो इसलिए युद्ध से जो जुड़ी शक्तियां हैं वो दो संस्थाओं में अमेरिका में बट गई। एक हो गई कांग्रेस, अमेरिका की कांग्रेस, जिसके पास अथॉरिटी है कि युद्ध को डिक्लेयर करना। और दूसरा हो गया प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यानी कमांडर इन चीफ, कि भैया युद्ध घोषित कर दिया है कांग्रेस ने, सीनेट ने, अब युद्ध का पूरा ऑपरेशन राष्ट्रपति करेंगे, यानी पूरी निगरानी तीनों सेनाओं की वही करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव के पास भी पावर आ गई। किसके पास, डोनाल्ड ट्रंप के पास भी आ गई कि एग्जीक्यूशन पार्ट आपके हाथ में है, कमांडर इन चीफ आप हो गए। और ऑब्वियस है कांग्रेस के पास, सीनेट के पास ये पावर आ गई कि वह डिक्लेयर करे सेपरेशन ऑफ पावर। ये डिक्लेयर कर रहा है, तुम इंप्लीमेंट कर रहे। यही है सेपरेशन ऑफ पावर। यह व्यवस्था चेक एंड बैलेंस का उदाहरण है। कभी भी आप कहीं भी लिखिए चेक एंड बैलेंस पर, इस एग्जांपल को भी आप डाल सकते हैं। भले अमेरिका के युद्ध वगैरह पे प्रश्न ना आया हो, लेकिन आप इसको सेपरेशन ऑफ पावर में अपनी बात को समझाने के लिए, अगर आप जीएस पेपर 2 पॉलिटी में इंडिया का भी सेपरेशन ऑफ पावर लिख रहे हैं तो भी आप वहां इसको यूज कर सकते हैं। तो जो उनके संविधान का आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 है, वो कांग्रेस को युद्ध की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 1 सेक्शन 8 है इसका मेरे प्यारे बच्चों। इसमें कहता है कि पावर टू डिक्लेयर वॉर यानी युद्ध को घोषित करने की शक्ति अमेरिकी संसद यानी यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस के पास है। और इसके अंतर्गत कई शक्तियां उसकी दिखती हैं। पहला, डिक्लेयर करना। दूसरा, सेना को बनाना यानी रेज एंड सपोर्ट आर्मीज। तीसरा है नौसेना बनाए रखना, मेंटेन नेवी। और चौथा, युद्ध के नियम बनाना, रूल्स ऑफ वॉरफेयर, वो भी यही बनाएगी। ठीक है। और एक और इसी आर्टिकल के तहत, इसी सेक्शन के तहत एक और व्यवस्था की गई है कि सेना के लिए जो मिलिट्री फंडिंग होती है वो कांग्रेस 2 साल से अधिक समय के लिए मंजूर नहीं कर सकती। यानी कि सेना को फंड 2 साल तक के लिए दो, उसके लिए, उसके आगे का मत दो, उसके लिए दोबारा अनुमति लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर सेना को इकट्ठे 10 साल के लिए पैसा दिया तो सेना के पास तो सब कुछ हो गया, तो उसके उनके ऊपर डेमोक्रेटिक कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तो इसका उद्देश्य है कि सेना हमेशा डेमोक्रेटिक कंट्रोल में रहे। डेमोक्रेटिक कंट्रोल का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में रहे, लेजिस्लेटिव के कंट्रोल में रहे। क्यों? क्योंकि और ये जनता के द्वारा बनाई गई संस्थाएं। तो आर्टिकल 1 आपको समझ में आ गया। अब आता है बेटा आर्टिकल 2। क्या आता है आर्टिकल 2? यानी प्रेसिडेंट की सैन्य शक्ति क्या है। यानी अब प्रश्न यह उठता है कि युद्ध को डिक्लेयर करने की शक्ति तो कांग्रेस के पास है, तो राष्ट्रपति की भूमिका क्या है? उसी को आर्टिकल 2 में स्पष्ट किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। प्रेसिडेंट शैल बी द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। जो भी उनकी आर्म्ड फोर्सेस, सबका कमांडर इन चीफ होगा, यानी सुप्रीम मिलिट्री कमांडर होगा। मिलिट्री स्ट्रेटजी वही तय करेगा, मिलिट्री ऑपरेशन का संचालन भी वही करेगा, ये सारी चीजें वो करेगा। लेकिन यहां पर एक झोल हो गया। झोल ये हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन, भाई देखो बनाने वालों में समय के साथ कुछ चीजें सब में मिसिंग रह जाता है। तो संविधान में यह स्पष्ट नहीं किया गया कमांडर इन चीफ की लिमिट क्या होगी, लिमिट ऑफ पावर। मतलब उनकी पावर पर कोई लिमिट तय नहीं की गई। और यही कारण है कि समय के साथ राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ती गई। जितने भी राष्ट्रपति आप देखो, जो भी आए हों, चाहे रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो, कहने को उदारवादी और गर्मपंथी हैं, लेकिन सबने बैंड बजाई हो। चाहे बराक ओबामा हो, जॉर्ज बड़े बुश हो, छोटे बुश हो, सब आप किसी को देखिए, चाहे जो बिडेन हो, चाहे अभी ट्रंप हो, सबने जहां चाहा वहां इंटरवीन किया।
तो यही है मेरे प्यारे बच्चों, यानी सिद्धांत और व्यवहार में इसी के कारण से अंतर आ गया। प्रिंसिपल क्या है और प्रैक्टिकलिटी क्या है, दोनों में इसी के कारण एक अंतर आ गया है कि संविधान कहता है कि कांग्रेस युद्ध घोषित करेगा, प्रेसिडेंट कहता है सेना का नेतृत्व, मतलब प्रेसिडेंट सेना का नेतृत्व करेगा, लेकिन रियलिटी में अक्सर राष्ट्रपति ने बिना फॉर्मल वॉर डिक्लेयर किए हुए मिलिट्री एक्शन शुरू कर दिया। यानी अमेरिका की कांग्रेस की तरफ से कोई युद्ध डिक्लेयर नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय उड़ा देते हैं मिलिट्री एक्शन, क्योंकि वो कमांडर इन चीफ हैं। तो अगर उन्होंने कह दिया मिलिट्री को कि भाई जाओ तुम, तो उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति ही कमांडर इन चीफ है। अब समझ में आया कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जहां चाहते हैं उड़ा देते हैं, क्योंकि वही कमांडर इन चीफ है। अब आता है कि सर ये अमेरिका ने आखिरी बार युद्ध कब घोषित किया था? यानी इस बीच जितने भी हो रहे हैं, कांग्रेस की आवश्यकता नहीं, राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ है, तो सारी शक्तियां तो है उसकी, लेकिन लिमिट के बारे में संविधान ने बात नहीं की। अब वो कमांडर इन चीफ है तो सेना उसके देता, जाओ लड़ो, कांग्रेस वहां बौनी साबित हो जाती। तो अमेरिका ने आखिरी बार वर्ल्ड वॉर टू 1942, उसके बाद कई और बड़े युद्ध हुए, कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, इराक वॉर, अफगानिस्तान वॉर, लेकिन इसमें किसी में भी कांग्रेस ने फॉर्मल वॉर डिक्लेयर नहीं किया, यानी कि औपचारिक युद्ध घोषित ही नहीं किया। और जबकि अमेरिकी सेनाएं यहां सब युद्ध कर रही, तो ये एक बन गई समस्या। और इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए AUMF नामक एक व्यवस्था लाई गई कांग्रेस की तरफ से। कौन लेकर के आए? यही कांग्रेस की, भैया हम युद्ध तो डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हैं और घपाघप हम युद्ध किए पड़े, तो क्या किया जाए? तो AUMF यानी अथॉरिटी फॉर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। आप कहेंगे इसका क्या मतलब? इसका अर्थ है कि कांग्रेस राष्ट्रपति को मिलिट्री फोर्स प्रयोग करने की अनुमति दे देती है, लेकिन फॉर्मल वॉर डिक्लेयर नहीं करती। यानी कांग्रेस कह देती जाओ लड़ो, लेकिन फॉर्मल वॉर डिक्लेयर नहीं करती। यानी संविधान से इतर एक व्यवस्था बनाएगी AUMF, यानी अथॉरिटी आपको मिल गई फॉर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। ये कांग्रेस करती है। कौन करती? AUMF। वॉर डिक्लेयर की पावर आर्टिकल 1 में, तो वो वॉर फॉर्मली डिक्लेयर नहीं करती, वो मिलिट्री यूज के लिए उसने एक AUMF नामक सिस्टम डेवलप किया और इसके तहत वो राष्ट्रपति को दे देती। और यही आज के समय में मॉडर्न सब्स्टिट्यूट फॉर वॉर डिक्लेरेशन बन चुका है, यानी AUMF के तहत ये इसको अनुमति डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाती है। अब मजा आया। लेकिन जब वियतनाम वॉर हुआ, उसमें अमेरिका को काफी नुकसान भी हुआ। वियतनाम वॉर के बाद इस कांग्रेस को लगा कि प्रेसिडेंट मिलिट्री यूज में ज्यादा पावरफुल हो गए, और इसीलिए 1973 में ये जो कांग्रेस है, लेजिस्लेटिव है, इसने एक कानून बनाया। उसका नाम था वॉर पावर रेजोल्यूशन। क्या बनाया? वॉर पावर रेजोल्यूशन। और इसका उद्देश्य था प्रेसिडेंट की जो वॉर पावर है उसको सीमित करना, चूंकि ये कहीं भी उतर जा रहे हैं। और इसके तहत केवल 3 सिचुएशन है जिसमें प्रेसिडेंट अपनी आर्मी को भेज सकते हैं। पहला, कांग्रेस ने वॉर डिक्लेयर किया हो। दूसरा, अगर डिक्लेयर नहीं किया तो कांग्रेस ने स्पेशल सहमति, विशेष सहमति दी हो। और तीसरा, अमेरिका पर हमला हुआ, जैसे 26/11। आई होप आप समझ गए। यानी पहले तो उसकी वही आर्टिकल 1, लेकिन चलो आर्टिकल 1 अगर फॉर्मल वो नहीं कर रहा है तो उसकी स्पेशल स्वीकृति हो, विशेष अनुमति हो, और अमेरिका पर हमला हुआ हो, तब तो फिर कोई बात ही नहीं। 3 कंडीशन होती। अब आता है 60 डेज रूल, यानी अगर इन तीनों में से कोई स्थिति नहीं है तो फिर एक और रूल लाया गया,
प्रेसिडेंट आर्मी भेज सकता है, लेकिन आर्मी भेजने के 60 दिनों के अंदर कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। 60 दिन में तो मेरे बच्चों तबाह करके रख देते हैं किसी भी क्षेत्र में चले गए अमेरिका वाले। और यदि मंजूरी नहीं मिलती है तो सेना को वापस बुलाना पड़ता। आज के मॉडर्न वारफेयर में यार 60 दिन कौन अमेरिका का मुकाबला कर पाएगा? टू बी ऑनेस्ट, इसमें आपको देख रहे हो एक से एक टेक्नोलॉजी, एक से एक बम लेके आ रहे हैं। आई होप आप समझ गए, यानी 3 वो और एक कंडीशन 60 दिन वाली और आगे। अब आता है वर्तमान विवाद, यानी ईरान के साथ उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है। ईरान पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया। प्रेसिडेंट ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम भी दिया, लेकिन उन्होंने पहले कांग्रेस से अनुमति नहीं ली। इस कारण अमेरिका में एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट स्टार्ट हो गई। तो यही मुद्दा था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। वहां पर भी इस पर डिबेट हो रही, क्या पता फ्यूचर में कोई रिफॉर्म आए। इसी परिप्रेक्ष्य में आपको 2 टर्म और समझने चाहिए, अटैक एंड वॉर। ठीक है ना, अटैक और वॉर, इनमें डिफरेंस आपको कितने बच्चों को पता है? अटैक क्या होता है और वॉर क्या होता है? सॉरी, अटैक क्या होता है? और ये अमेरिका में इसमें बहस चल रही। पहली बहस तो ये कांग्रेस और प्रेसिडेंट की पावर, दूसरा है अटैक एंड वॉर। अटैक मतलब क्या होता है? लिमिटेड स्ट्राइक, सीमित हमला। वॉर का मतलब होता है लॉन्ग मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, यानी लंबा सैन्य संघर्ष। अटैक क्या होता है? छोटे ऑपरेशंस होते हैं। वॉर में व्यापक युद्ध होता है। यही 2 डिफरेंस आपको याद रखने हैं। तो ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कहते हैं? कोई भी मिलिट्री एक्शन करते हैं उसको कह देते हैं कि लिमिटेड स्ट्राइक है, सीमित हमला है। तो ये तो अटैक हो गया, ताकि युद्ध की घोषणा की आवश्यकता ही ना पड़े। चालाकी निकाल लिया यहां पर। अभी चालाकी क्या अंतरराष्ट्रीय हित के अनुकूल है? नहीं, क्योंकि युद्ध शुरू करने से पहले जिन नैतिक मुद्दों पर विचार करना चाहिए आपने विचार ही नहीं किया। आपने क्या किया? दाएं बाएं करके रास्ता निकाल लिया। निकाल लिया कि नहीं? तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो एक बैलेंस बनाता है कि वॉर डिक्लेयर करने की पावर कांग्रेस के पास है, लेकिन जो चीफ ऑफ आर्मी है, सॉरी चीफ ऑफ कमांडर है सभी सेनाओं का, वो प्रेसिडेंट है। लेकिन लगातार प्रेसिडेंट की मिलिट्री पावर बढ़ी है। इसलिए अमेरिका में आज एक डिबेट है कि क्या प्रेसिडेंट रियली वास्तव में युद्ध के मामले में कांग्रेस से ज्यादा ताकतवर है। और यही मैंने आपको भी कराया। अब मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और जो मैंने ऐसे ऐसे कहा कि रास्ता निकाल करके आप चले जाते हैं। अच्छा, एक और आप लोगों से कहूं, इससे इससे एक चीज और मुझे समझ में आएगी। जैसे देखो, जो हमेशा जब कोई घटना होती है तो वैसे अमेरिका ताकतवर है तो अमेरिका को ही दोषी ठहरा दिया जाता है। लेकिन ऑनेस्टी से आप मुझे बताएं, क्या ईरान कि जो भी एक्शन पिछले 8-10 सालों में रहे वो बड़े संयमित रहे क्या? मुझे आप बताएं, क्या बड़ा ही हमेशा दोषी होता है, छोटा नहीं? जैसे अक्सर जब कार वगैरह ड्राइविंग में रैश ड्राइविंग हो जाती है तो कुछ तो बदतमीज होते हैं, उनको हटाइए। लेकिन कॉमनली रोड एक्सीडेंट इंडिया में लाखों होते हैं, हमें 1-2 केस पे नहीं जाना, मैं लाखों की बात कर रहा हूं। आप देखिए, हमेशा अगर बाइक और कार में कोई भी तामझाम होता है, मतलब एक्सीडेंटल, तो हमेशा कार वाले को दोषी ठहराया जाता है कि कार वाला ही बदतमीज होगा। लेकिन सच बता रहा हूं, आप ऑनेस्टी से जिस दिन आप कार चलाना सीख जाएंगे मेरे बच्चे, और जो चलाता भी होगा आप में, बाइक वाले भी यार बड़ी गंदी तरीके से ड्राइविंग करते हैं। कब आप चल रहे हो, कब ऐसे आकर के बगल से निकल जाएंगे, यू हैव नो आइडिया। कभी कभी तो चौंक जाना होता है, अरे क्या हो गया। लेकिन आप जब चलाएंगे देन आपको इसका एहसास होगा। अदरवाइज हमेशा हमें लगता है कि जो ताकतवर है वही ताकतवर, मतलब गाड़ी, बाइक, समझिएगा। यही मैं अमेरिका के रेफरेंस में, भाई ईरान भी तो बार बार एक ही बात कह रहा है,
हम इसराइल को उड़ा देंगे, इसराइल का नाम यार उस भाई साहब खामनेई ना जाने कितनी बार ये स्टेटमेंट कि इसराइल को उड़ा देंगे। अब अगर भारत में मोदी जी रोज कहने लगे पाकिस्तान पे, और सॉरी पाकिस्तान जो है इंडिया, हम उड़ा देंगे, एक दिन मजबूर होकर मोदी जी उड़ा ही देंगे पाकिस्तान को। क्या ये तर्क हल्का फुल्का कनेक्ट किया? मैं साफ कहूं कि बहुत अच्छा तर्क नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैंने बात कही। यार रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ से होती है। तो जब एक देश को, छोटा सा देश है और उसको अपने अस्तित्व पर खतरा लग रहा है, एक धर्म के लोग एक साथ इकट्ठा हैं, तो भाई वो भी क्या करेगा? कुछ तो करेगा। मैं यहां इसराइल का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बस एक चर्चा कर रहा हूं कि कमियां हर जगह है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। ठीक है, तो ये खैर हो गया। आई होप आप सब समझ गए होंगे इस पूरे विषय को। अब इसको पे आप बढ़िया से एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो बात मैंने समझाई वो सारी चीजें यहां लिखी हैं। एक प्रश्न भी है प्रैक्टिस। अरे भाई कहां चले गए? द पावर टू वेज वॉर इन द यूनाइटेड स्टेट्स रिफ्लेक्ट अ कॉम्प्लेक्स बैलेंस बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इसको इंडियन पॉलिटी की निगाह से पड़ेगा। एग्जामिन दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड मॉडर्न मिलिट्री इंटरवेंशंस। यानी जो भी उसने हस्तक्षेप किए हैं उसको ध्यान में। इसका आंसर अभी आपको मिल जाएगा, यानी जब पीडीएफ अपलोड होगी मेरे प्यारे बच्चों। अब थोरियम कैसे भारत के 2047 तक 100 गीगावाट मिशन को पावर दे सकता है? तो ये प्रीलिम्स के लिए फटाफट इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जरा इसको पढ़िएगा। ठीक है, अब अगर आपने व्हाट इज इशू पढ़ लिया हो तो कल्पना कीजिए कि भारत की आबादी बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश की पॉलिसी भी अभी आप पढ़ने वाले हैं। इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ेगी। ऐसे में यदि 2047 तक हमें डेवलप्ड नेशन बनना है तो क्या चाहिए? रिलायबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई जो मिडिल ईस्ट के संकट से बाधित ना हो, रिलायबल एंड सस्टेनेबल। सस्टेनेबल यानी जो एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। तो इसी रेफरेंस में भारत का एक टारगेट है 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर जनरेशन मिशन। यानी 2047 तक हम इतना न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी डेवलप करेंगे। तो ये जो लिखा गया है आर्टिकल, उसी के संदर्भ में लिखा गया है। भारत के प्रसिद्ध न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, परमाणु वैज्ञानिक मिस्टर अनिल काकोदकर, उनका एक स्टेटमेंट लेके लिखा गया कि थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा, थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर एनर्जी भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंस दिला सकती है। तो यही सारी बातें यहां पर आपको दिखाई गई हैं, और शांति एक्ट हम लेके आए ही हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी का बेसिक आप सबको पता है
न्यूक्लियर पावर प्लांट बिजली पैदा करते हैं न्यूक्लियर फिजन के माध्यम से। और न्यूक्लियर फिजन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जब भारी परमाणु जैसे यूरेनियम टूटता है तो बहुत अधिक एनर्जी निकलती है। यही ऊर्जा पानी को गर्म करती है और स्टीम टरबाइन चलाकर बिजली पैदा होती है। ठीक है ना? क्लियर है बेटे? अब यूरेनियम की प्रॉब्लम, इसीलिए थोरियम की चर्चा है। अभी ये सब मैं पिक्चर्स में भी दिखाऊंगा। यानी आज की अधिकांश न्यूक्लियर रिएक्टर का फ्यूल क्या है? यूरेनियम। लेकिन भारत में जो भी यूरेनियम के डिपॉजिट हैं, यानी जो हमारे पास उनके अवशेष हैं, लो ग्रेड हैं वो, और उनको निकालना बड़ा महंगा है। दोनों चीजें, यानी एक तो रिसोर्स भी खराब है, ऊपर से निकालना बहुत महंगा है, एक्सट्रैक्शन एक्सपेंसिव है। तो भारत क्या करता है? यूरेनियम इंपोर्ट करता है, जैसा अभी हमने कनाडा के साथ भी आपने पढ़ा था। तो ऐसे में यदि भारत को यह टारगेट अचीव करना, जिसके बारे में मैंने आपको बताया 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर हासिल करना है, तो भारत को क्या चाहिए? 18,000 से 20,000 टन यूरेनियम पर ईयर चाहिए। और ये दुनिया के कुल यूरेनियम का 1/3 हिस्सा, यानी इंडिया को ही चाहिए। आप देख सकते हैं। तो ऐसे में भारत को इतना मिल पाना संभव नहीं है। ठीक है? तो अब इसीलिए कहा गया है थोरियम, यानी थोरियम भारत के लिए विकल्प है। दुनिया के सबसे बड़े थोरियम रिजर्व कहां पर है? भारत के पास है। और थोरियम कहां मिलता है? प्रीलिम्स में आपसे पूछा भी है, मोनोजाइट सैंड में। मोनोजाइट सैंड कहां मिलता है? केरला के कोस्ट पर, तमिलनाडु के तट पर, ओडिशा के तट पर, आंध्र प्रदेश के तट पर। तो यहां पर प्रीलिम्स के बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिन पर आपको अपनी निगाह बना करके रखनी है। एक बार ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग इस पर बातचीत, लेकिन वीडियो दिखाने के चक्कर में बहुत टाइम लग जाएगा। तो थोरियम के ऊपर मैंने काफी कुछ कंटेंट यहां दे दिया है प्रीलिम्स के लिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है? सारी जानकारी और प्लस देख सकते हैं एमसीक्यू भी बने हुए, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा पीडीएफ लेकर के। थोरियम पर तो बहुत इजी है, कई बार हो चुका है, बस प्रीलिम्स के लिए था। अब आता है ग्रेविटी बम। तो बस ग्रेविटी बम मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये क्या होते हैं प्रीलिम्स के लिए आपको पढ़ना है, दैट्स इट, इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है? तो ग्रेविटी बम क्या होते हैं यहां पर लिखा हुआ है, व्हाट इज ग्रेविटी बम। ठीक है ना? अ ग्रेविटी बम इज अ अनपावर्ड एक्सप्लोसिव वेपन ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट। बिना इंजन वाला विस्फोटक हथियार है। इसके बारे में सारी चीजें लिखी हुई हैं, प्रीलिम्स के लिए है, इसलिए इसमें मेरी तरफ से आप बस इसको पढ़ लीजिएगा इसी बम के बारे में। ठीक है ना? और कॉन्सेप्ट, मीनिंग और एग्जाम्पल मैंने सब दिया है। ग्रेविटी बम क्या है, उसके पीछे इसकी मीनिंग क्या है, इसके पीछे एग्जाम्पल, क्रूज मिसाइल, जेडीएएम, एयर सुप्रीमेसी, बंकर बस्टर बम, इस सब मैंने जानकारी दे दी है जो भी इस समय चर्चा में है। और उतना ही नहीं, फिर इन पर एक बढ़िया सा एमसीक्यू भी बना दिया है, जिससे कि किसी भी प्रकार से आपको इस टॉपिक में किसी भी प्रकार का इश्यू ना आए। ठीक है? तो ये आपके सामने आ गया ग्रेविटी बम पे क्वेश्चंस। ठीक है? उनके आंसर। फिर आता है आंध्र प्रदेश ने 3 बच्चे पैदा करने वाले परिवारों के लिए इंसेंटिव शुरू कर दिया है। ठीक है? तो अब ये टॉपिक बढ़िया टॉपिक है, जिस पर आप स्वाभाविक रूप से विचार कर सकते हैं बहुत अच्छे से कि भाई अच्छा, उनको ऐसा करना क्यों पड़ा, आप खुद विचार कीजिए। तो क्या इस टॉपिक में कुछ बताने लायक है भैया? इसलिए चूंकि वहां पर जो लोग हैं उनकी संख्या कम होने लगी है, इसलिए उन्होंने कहा भाई 3 बच्चे पैदा करो, बात खत्म हो गई। क्या करो? 3 बच्चे पैदा करो।
अब ये आ गया जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे कि भाई दक्षिण भारत में घटती जनसंख्या दर और उसके लिए आंध्र प्रदेश की स्कीम, अब यह क्या और भी लोग लागू करेंगे, कैसे करेंगे, जनसंख्या की क्या इंपॉर्टेंस आप सबको पता है। यानी दुनिया में जो भी बनता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर, तो लेबर चाहिए चाहिए सबको, स्किल्ड लेबर भी, सेमी स्किल्ड भी और अनस्किल्ड भी। तो यही चीज यहां पर कही गई। ठीक है, तो बस यही चीज आपको एक न्यूज है ये, जिसको मैंने एक आर्टिकल के रूप में डेवलप कर दिया है कि आज समय आ गया है कि हमें क्या करना पड़ रहा है। क्लियर है, देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश इज नाउ मिररिंग तमिलनाडु TFR ऑफ 1.4 एंड केरला 1.6 और इनका है 1.5, जबकि 2.1 होना चाहिए और आंध्रा का है 1.5। तो अब इसके पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसने कहा भैया आप 3 बच्चे पैदा करो, और 3 बच्चे पैदा करोगे हम उसको इंसेंटिव देंगे। जैसे चाइना ने एक संतान नीति को बदल दिया था। क्यों? क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड किसी भी देश के लिए या किसी भी राज्य के लिए इनकम जनरेट करने का बहुत बड़ा सोर्स होता है, तो बस उसी को ये जनरेट कर रहे हैं। और इंडिया के डेमोग्राफिक साइकिल में यह एक पहली नई पहल है, क्योंकि पहले हमारी समस्या क्या थी? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। फिर हमने कम किया, रिप्लेसमेंट लेवल 2.0 पर आ गया, मतलब 2.1 से भी कम हो गया, साउदर्न स्टेट को और नुकसान हुआ। तो वर्किंग पॉपुलेशन सबको चाहिए, सिंपल सी बात है, वही चीज यहां पर लिखी हुई है, बहुत डिटेल में आपको इसमें भी जाने की जरूरत नहीं है। सिलेबस मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। जीएस पेपर 1 सोसाइटी आप देख सकते हैं। सोसाइटी में पॉपुलेशन और उससे जुड़े हुए मुद्दे तो आपसे पूछेगा, जो पूछेगा क्वेश्चन मैंने बना दिया, इसलिए मत समझिएगा मैं तेज करा रहा हूं यार, क्योंकि ये सब इतनी बार हो चुका है। पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, आप लोग अगर कमेंट करके बताइए ना जाने कितनी बार, तो इसमें क्या ही मैं आपको आपका समय लूं, चूंकि इतना मैं समझता हूं आप सब खुद ही कर चुके होंगे। तो वही 4 फैक्टर में से एक फैक्टर को मजबूत बनाने के लिए, दैट्स इट। इसीलिए यह इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई, भाई बच्चों की संख्या बढ़ाओ। कल भी मैंने पॉपुलेशन एजुकेशन क्या होती है वो आपको बताया था। डेमोग्राफिक विंटर यानी जनसंख्या कम हो रही थी, तो दक्षिण भारत के राज्य भी तो डेमोग्राफिक विंटर में जा रहे थे, जैसे यूरोप के इटली वगैरह है। यानी जब जनसंख्या रिप्लेसमेंट लेवल के बहुत नीचे चली जाए तो उसे क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक विंटर। इसी डेमोग्राफिक विंटर से बचने के लिए हमारे यहां भी ऐसी स्थिति ने, आंध्र प्रदेश ने यह शुरुआत की और अन्य राज्य भी इसे करेंगे। ठीक है, बोलिए भाई। तो बस अब आप क्या करिए, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए और एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक बार जरा क्वेश्चन पढ़िए। डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट, जो हमने कल भी पढ़ा, इन सेवरल इंडियन स्टेट्स आर क्रिएटिंग न्यू डेमोग्राफिक चैलेंज। बुजुर्गों की आबादी ज्यादा हो रही, यही है डेमोग्राफिक चैलेंज। वर्किंग पॉपुलेशन की संख्या कम हो रही। इस संदर्भ में अधिक बच्चों को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों, प्रो नेटालिस्ट पॉलिसी की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए। आंध्र प्रदेश लेके आया, मैंने नाम भी उनका नहीं लिया, यानी एक ऐसा क्वेश्चन बना दिया है। इसके लाभ क्या होंगे इस प्रकार की नीति के, और इसके साथ चिंता क्या है, पूरा आंसर तैयार है। यानी प्रो नटालिस्ट नीतियों की आवश्यकता क्या है, वही जो मैंने बोला बेटा, आप देख सकते हैं। वृद्ध होती जनसंख्या, श्रम शक्ति में कमी, जो बोल दूं बस वही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बनाए रखना, चूंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के मेन फैक्टर हैं, बस बात खत्म। अब हाँ, ऑब्वियस है इसके चैलेंजेस क्या है, तो बोझ बढ़ेगा, संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, जो कि जनसंख्या के अपने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वही आपको लिख दिया गया। कर्नाटक का हाई कोर्ट डायरेक्ट इंक्लूजन ऑफ इतना स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी है? नाम याद रखिएगा, तो कप्पत गुड्डा रिजर्व फॉरेस्ट, बस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहां है? कर्नाटक में। बस इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है ना? क्लियर बेटा, बाकी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बस बाकी और कुछ मत पड़ेगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस होता है, वो भी मैंने यहां पर दे दिया है, तो वो भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। बस एंजॉय करिए आप। प्रीलिम्स फिर उसके बाद प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं। 3 क्वेश्चन देता हूं, इनकी आप प्रैक्टिस करते हैं, और मैं इसलिए नहीं इसको कराता हूं, उसके पीछे रीजन, सबका आंसर मैंने ही
क्रिएट किया हुआ है, तो करेक्ट आंसर उसका एक्सप्लेनेशन तो ये तो केवल टाइम टेकिंग है, जिसको आप करेंगे, क्योंकि लड़ना प्रीलिम्स में आपको है। बाकी यूपीएससी की तैयारी तो आप सब मेरी मेंटरशिप में आ सकते हैं और यूपीएससी की जर्नी को मेरे साथ बढ़ा करके और ऐसे ही लवासना की यात्रा कर सकते हैं और मुझे भी लवासना की यात्रा करा सकते हैं। ये जो है बाकी सभी सब्जेक्ट मैं कराता हूं और हमारा फोन नंबर है, इन नंबर पर आप कनेक्ट करके जोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, खूब मेहनत करिए, लगे रहिए और हमेशा अपने ऊपर इस बात के लिए ट्रस्ट कीजिए कि अब मेरे लिए यानी आपके लिए चीजों को समझना बड़ा आसान है और उस समझदारी का उपयोग करते हुए अपनी सिलेक्शन की प्रोसेस को एक कदम आगे लेके जाइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।